नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो डेवलपर्स के लिए अक्सर सिरदर्द बन जाता है, खासकर तब जब सिस्टम्स बड़े होने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न ऑथराइजेशन की। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आज हम इस पूरी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है कि एक सिस्टम जो शुरू में तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, वो स्केल होते ही मतलब जैसे ही वो बड़ा होता है, ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। मुझे यकीन है कि एक ऐसी परेशानी है जिससे कई डेवलपर्स का सामना हुआ होगा। कहानी लगभग हर बार एक जैसी ही होती है ना? एक सीधी सादी बहुत ही साफ सुथरी शुरुआत जो देखते ही देखते एक ऐसी गंदगी में बदल जाती है जो एक्सपोनेंशियली यानी घातांकीय रूप से बढ़ती जाती है। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है और क्यों होता है। देखिए, सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से शुरू होता है। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। उसके लिए एक सीधी सी परमिशन टेबल बनती है, जैसा यहाँ दिख रहा है। इसमें क्या है? बस एक यूजर आईडी, एक डॉक्यूमेंट आईडी और परमिशन का टाइप। बिल्कुल साफ और सीधा साधा, कोई झंझट नहीं। और फिर एंट्री होती है प्रोडक्ट मैनेजर की कुछ छोटे मोटे नए अनुरोधों के साथ। पहले उन्हें यूजर ग्रुप्स चाहिए, फिर बात आती है हायरार्किकल परमिशन की। मतलब भाई एडिटर्स को व्यूअर की परमिशन तो अपने आप मिल ही जानी चाहिए। उसके बाद फोल्डर से परमिशन इनहेरिट होनी चाहिए और आखिर में कंडीशनल एक्सेस, जैसे कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ ऑफिस टाइम में ही एक्सेस हो सके। अब देखा जाए तो हर रिक्वेस्ट अपने आप में तो छोटी ही लगती है, लेकिन असल में हर नई जरूरत के साथ हमारी वो सीधी साधी एसक्यूएल क्वेरी एक राक्षस में बदल जाती है। देखते ही देखते उसमें कई जॉइन्स और यूनियंस लग जाते हैं और उसे समझना या मेंटेन करना एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। और प्रॉब्लम सिर्फ डेटाबेस तक ही नहीं रहती। ऑथराइजेशन का जो लॉजिक है वो अब एप्लीकेशन कोड में भी फैलने लगता है। हर जगह इफ एल्स कंडीशंस का एक जाल सा बिछ जाता है और पूरा बिजनेस लॉजिक बिखर कर रह जाता है। और बस यहीं हम जटिलता के जाल में फंस जाते हैं। हम उम्मीद तो ये करते हैं कि हर नए फीचर के साथ कॉम्प्लेक्सिटी एक सीधी लाइन में मतलब लीनियर तरीके से बढ़ेगी, लेकिन असल में ये घातांकीय रूप से मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। हर नया फीचर मौजूदा जटिलता को कई गुना बढ़ा देता है और बहुत जल्दी सिस्टम जवाब देने लगता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पारंपरिक ऑथराइजेशन के फेल होने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा हमने देखा, क्वेरी की जटिलता का एक्सपोनेंशियली बढ़ना। दूसरा, लॉजिक का डेटाबेस, एसक्यूएल और एप्लीकेशन कोड हर जगह बिखर जाना। तीसरा, अलग अलग सिस्टम्स में नियमों का असंगत हो जाना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, सच्चाई का कोई एक स्रोत यानी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का न होना। तो अब जब हम समस्या को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। और इसके लिए हमें अपनी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव लाने की जरूरत है। क्या होगा अगर हम टेबल्स बनाने के बजाय सीधे सीधे रिश्तों को ही मॉडल करें? बस यही वो एक सवाल है जो हमें इस पूरी समस्या से बाहर निकाल सकता है और एक नए, बेहतर तरीके की ओर ले जा सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है रिलेशन ट्यूपल के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की। इसे आप एक सिंगल एटॉमिक फैक्ट की तरह सोचे जो बस एक रिश्ते को बताता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, यूजर एलिस का डॉक्यूमेंट 1 पर व्यूअर रिलेशन है। बस इतनी सी बात है, कोई जॉइन नहीं, कोई टेबल नहीं, सिर्फ एक सीधा सा तथ्य। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ये सोचने के 2 बिल्कुल अलग तरीकों को दिखाती है। पुराना सार्क मॉडल शर्तों पर आधारित है, जैसे एलिस डॉक्यूमेंट 1 देख सकती है अगर ये शर्त पूरी हो। ये बहुत नाजुक सिस्टम है। जबकि नया रिलेशन ट्यूटल मॉडल या आरटीएम कंपोजेबल रिश्तों पर टिका है, जैसे एलिस का डॉक्यूमेंट 1 से व्यूअर का रिश्ता है। ये एक फैक्ट है, कोई शर्त नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये नया मॉडल उन चारों समस्याओं को सीधे सीधे हल कर देता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। जटिल क्वेरीज वो तो गईं, अब ये एक सिंपल लुकअप है। बिखरा हुआ लॉजिक वो भी गया। सारे फैक्ट्स अब एक ही जगह ट्यूपल्स के रूप में हैं। असंगत सिमेंटिक्स खत्म। हर सिस्टम अब सिर्फ ट्यूपल्स की जांच करता है और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ न होने की समस्या वो भी खत्म, क्योंकि ट्यूपल स्टोर ही अब सच्चाई का एकमात्र स्रोत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नींव पर आगे कैसे काम होता है।
एक मजबूत नींव के साथ अब हम जटिलता को एक बहुत ही शानदार और मैनेज करने लायक तरीके से वापस जोड़ सकते हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। अगर 100 यूजर्स को एक ही डॉक्यूमेंट का एक्सेस देना हो तो हमें 100 अलग अलग परमिशन मैनेज करनी पड़ेंगी। ये तरीका तो बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है और बहुत जल्दी ही इसमें गड़बड़ी होने लगती है। इसका समाधान है सब्जेक्ट सेट। ये एक नए तरह का सब्जेक्ट है जो एक अकेले यूजर की बजाय यूजर्स के एक पूरे ग्रुप को दिखाता है, जैसे कि role/admin member। ये हमें ग्रुप्स और रोल्स को आसानी से मॉडल करने की ताकत देता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBC सिर्फ 2 स्टेप्स की एक सिंपल लुकअप प्रोसेस बन जाती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पहले सिस्टम यूजर के लिए डायरेक्ट परमिशन चेक करता है। अगर वो नहीं मिलती तो वो उन रोल्स को ढूंढता है जिनके पास परमिशन है और फिर चेक करता है कि क्या यूजर उन रोल्स का मेंबर है। कितना सिंपल और शानदार है। और यहाँ से चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। अब हम बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्तों को भी सीधे स्कीमा में ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इन उदाहरणों को देखिए, एडिटर्स और गेस्ट्स का यूनियन या एम्प्लॉइज और HR अप्रूव्ड का इंटरसेक्शन। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यूअर्स में से कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा दिया जाए। ये वाकई में बहुत पावरफुल है। चलिए अब हम जटिलता की आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी परत पर आते हैं, वो परमिशन जो हालात पर निर्भर करती हैं। असल दुनिया में अक्सर ऐसी ज़रूरतें आती हैं, जैसे एलिस रिपोर्ट तो देख सकती है लेकिन सिर्फ सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे हमारा पावरफुल रीबैक मॉडल भी अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इसका जवाब है कैविएट। ये एक डायनामिक कंडीशन है जो एक स्टैटिक परमिशन के साथ जुड़ी होती है और इसे परमिशन की जांच के ठीक उसी वक्त रन टाइम कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि उस वक्त क्या समय हो रहा है, उसके साथ चेक किया जाता है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि कंडीशनल लॉजिक को एप्लीकेशन से निकालकर ऑथराइजेशन सिस्टम में ही सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। अब वो लॉजिक बिखरा हुआ और असंगत नहीं रहता, बल्कि सेंट्रलाइज्ड, टेस्टेबल और डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। मतलब कोई और स्पेगेटी कोड नहीं। कैविएट का मूल्यांकन 3 स्टेट्स में होता है, ट्रू, फॉल्स या रिक्वायर्स कॉन्टेक्स्ट। और ये जो तीसरी स्टेट है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर सिस्टम को फैसला लेने के लिए ज़रूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है या अभी का समय क्या है, तो वो अंदाज़ा नहीं लगाता। वो साफ साफ बताता है कि उसे और जानकारी चाहिए। इससे सिस्टम बहुत मजबूत बन जाता है। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा का एक छोटा सा रिकैप करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हम एक बहुत ही उलझे हुए जाल से शुरू हुए थे और अब हम एक बहुत ही शानदार समाधान तक पहुंच चुके हैं। इस पूरी चर्चा से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, ऑथराइजेशन को टेबल्स के तौर पर नहीं बल्कि रिश्तों के तौर पर मॉडल करें। दूसरी, सच्चाई के एकमात्र स्रोत के रूप में रिलेशन ट्यूपल्स का इस्तेमाल करें। तीसरी, सब्जेक्ट सेट्स और बूलियन अलजेब्रा के साथ रिश्तों को जोड़ें। और आखिर में डायनामिक कंडीशंस को कॉन्टेक्स्ट अवेयर केवियट्स के साथ हैंडल करें। बस यही मॉडर्न ऑथराइजेशन का सार है। और अंत में एक सवाल, अगर किसी सिस्टम के सारे नियमों को इतने सरल कंपोजेबल फैक्ट्स के रूप में बताया जा सकता है, तो फिर ऐसा क्या है जो नहीं बनाया जा सकता? ये बात सिर्फ ऑथराइजेशन से कहीं आगे जाती है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना? इस प्रस्तुति को देखने के लिए आपका धन्यवाद।